विक्रम फोन रखने के बाद फोन को ही घुरे जा रहा था। उसने नानी की ओर देखकर कहा, तनु बहुत दर्द में है नानी, वो तेज से बहुत प्यार करती है। मैंने देखा है दोनों को, पता नहीं कैसी होगी वो। उसे एक बार भी नहीं बताया मुझे। क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ? अकेले ही सहती रही सब कुछ। क्यों नहीं बताया? आज भी यदि शिल्पा से पता नहीं चलता तो कभी मैं जान ही नहीं पाता। मुझे जाना है नानी वहाँ। जब तक उसे अपनी आंखों से देख ना लूं मुझे चैन नहीं आएगा। नानी ने गंभीर आवाज में कहा। वो तो ठीक है, पर एक बात भूलना मत, अब तुम अकेले नहीं हो, अब प्रीति भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। विक्रम ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, तो मैंने कब कहा? मैं निभाऊंगा ना जितना मुझसे होगा। फिर वो गहरी सांस लेकर बैठ गया। अभी भी सैकड़ों ख्याल उसके दिल में आ जा रहे थे। तनु का दर्द जिसे विक्रम के सीने में जगह बना चुका था। नानी ने एक नजर विक्रम के चेहरे को देखा, फिर अपने मन में बोली, अब तुम्हें तनु को भूलना होगा विक्रम। अभी भी उसका दर्द तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। इतनी केयर करने की आदत को कोई गलत ना समझ ले, बस ध्यान रखना। थोड़ी ही देर में सब काठ गोदाम पहुंच गए थे। प्रीति बाहर खड़ी थी और साधना जी थाल लेकर दरवाजे पर ही मुस्कुराते हुए खड़ी थी। विक्रम और नानी जी भी प्रीति के पास पहुंच गए। विक्रम को देखकर साधना जी बोली, तुमने देर कर दी। हम यहाँ कितनी देर से खड़े हैं, कम से कम अपनी पत्नी का ख्याल तो करते। विक्रम ने एक नजर प्रीति को देखा, जो अभी भी घबराई सी सोच में डूबी सी खड़ी थी। विक्रम प्रीति की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा देखता पाकर नानी बोली, अब चलोगे दोनों? देखो साधना खड़ी है, कब से इंतजार कर रही है। विक्रम और प्रीति ने एक दूसरे को देखा, फिर साधना जी की ओर बढ़ गए। साधना जी ने मुस्कुराते हुए प्रीति और विक्रम की आरती उतारी, फिर प्रीति के आगे चावल से भरा कलश रख दिया और नौकर से आलते की थाल रखने को बोल दिया था। प्रीति ने इशारे में पूछा तो साधना जी ने उसे समझाया, तो वो भी कलश को दाहिने पैर से गिराते हुए आलते की थाल में पैर रखकर अंदर आ गई। अंदर आकर साधना जी उसे पूजा घर में ले गई, जहाँ पर उन्होंने उसे हल्दी के हाथों की छाप लगवाई। फिर साधना जी उसे गेस्ट रूम में लेकर आ गई। उन्होंने देखा विक्रम वहाँ से कब से गायब हो गया था, पता नहीं चला। साधना जी झल्लाते हुए नानी जी और प्रीति से बोली, देखा तुमने बेटा, ये विक्रम कहाँ गायब हो गया है। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। ये लड़का भी ना, खुद तो शादी करके गायब हो गया और यहाँ इतना काम पड़ा है, वो भी वहाँ से चली गई। नानी ने प्रीति की तरफ देखा, जो सुकचाई सी अभी भी खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बेड पर बिठाते हुए कहा, बैठो, देखो ये तुम्हारा ही घर है, तो शर्माओ मत। जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत हो मंगवा लो। हम रात में दिल्ली के लिए निकलेंगे, पार्टी दिल्ली में है, फिर वहीं कुलदेवी की पूजा करनी है। तब तक तुम यहाँ इस कमरे में आराम कर सकती हो। साधना जी नौकर के साथ आ गई। तीनों ने वहीं खाना खाया। विक्रम गायब हो गया था और फोन बंद आ रहा था और राणा जी अपनी राजनीति की पार्टी में बिजी हो गए थे। उनका खाना तो वही नेताओं के साथ ही होना था। प्रीति को भी थकान हो रही थी। साधना जी ने उसकी बोझिल आंखों को देखकर कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, हम भी आराम कर लेते हैं। उनके जाने के बाद प्रीति ने गहरी सांस ली और आकर बेड पर बैठ गई। पुणे में शाम गहराने लगी थी। तनु अभी भी तेज के करीब आराम से सोई हुई थी। सुकून तो तेज के चेहरे पर भी था। अरुण कई बार आकर देख के गया था, पर तनु को इतने आराम से सोते देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो तनु को उठा दे। बहुत दिनों बाद उसे दोनों सुकून के साथ आराम करते दिख रहे थे। नर्स तेज की ड्रिप चेंज करने आई थी तो एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने मुस्कुराकर तनु को देखा और ठीक से तेज के बगल में सोने दिया। दादाजी आ गए थे, क्योंकि किसी भी समय डॉक्टर वहां पहुंचने वाले थे। लंदन के डॉक्टर को आने में समय था, पर हॉस्पिटल वालों ने बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को बुलवाया था। दादाजी ने आते ही अरुण से तेज की तबीयत के बारे में पूछा। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सर और मैडम दोनों ही ठीक हैं। देखिएगा, अब सर को भी जल्दी ही होश आ जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर आ चुके थे। डॉक्टर पाटनी ने दादाजी और अरुण को ऑपरेशन से रिलेटेड बात करने बुलाया था। दादाजी आए। डॉक्टर पाटनी ने दादाजी को डॉक्टर से मिलवाते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर ममता और ये है डॉक्टर नवीन। ये अभी ही एक टिपिकल केस को सिंगापुर में हैंडल करके आए हैं। आपके पेशेंट को अब यही देखेंगे। डॉक्टर पाटनी ने तेज प्रताप की फाइल डॉक्टर ममता के आगे कर दी। ममता ने जैसे ही तेज प्रताप का नाम देखा वो चौंक गई। उसे जल्दी जल्दी फाइल के पेज पलटाने शुरू किए। उसे ऐसा करते देखकर सभी चौंक गए। डॉक्टर नवीन ने उसे ऐसा करते देखकर कहा, डॉक्टर क्या हुआ? क्या कोई क्रिटिकल कंडीशन है?
आप इतनी हड़बड़ी में फाइल क्यों पढ़ रही है? डॉक्टर ममता ने फाइल डॉक्टर नवीन के आगे करते हुए कहा, नवीन, ये तेज प्रताप की फाइल है, वो यहाँ है। दादाजी भी चौंक कर उसे देखने लगे। ममता ने फिर कहा, इसका मतलब उसे हमारे घर से गुंडे नहीं, उसके घर वाले ही लाए थे। फिर डॉक्टर ममता दादाजी की ओर घूमते हुए बोली, जी आप? दादाजी उसकी बातों से समझ गए थे कि तेज की मदद करने वाली डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर ममता ही है। उन्होंने कहा, हाँ, वो मेरा पोता है। आपने समय पर मदद की, उसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। आपने मेरे पोते बहू को एक नई जिंदगी दी है। अब बस मेरे तेज का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर ममता ने कहा, आप चिंता ना करें, इन्हें हम ही ट्रीटमेंट देने वाले हैं, तो आज का ऑपरेशन अच्छे से ही होगा, आप विश्वास रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर ममता ने डॉक्टर नवीन और डॉक्टर पाटनी से ऑपरेशन के लिए रेडी होने को कहा। फिर वो तेज का चेकअप करने के लिए रूम में चली गई। तेज जिस रूम में था वहां जाकर उसने रूम का दरवाजा खोला। तनु को तेज के पास देखकर एक पल के लिए चौंक गई। उसे गौर से देखा तो आज तेज के चेहरे पर भी सुकून नजर आ रहा था, नहीं तो किसी और का स्पर्श तेज के चेहरे पर टेंशन की लकीरें ले आता था। वो धीमे कदमों से चलकर आई। तनु को उठाना जरूरी था क्योंकि उसे तेज का चेकअप करना था। उसने तनु के कंधे की तरफ हाथ बढ़ाए, पर जाने क्या हुआ, उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और तेजी से रूम के बाहर आ गई। बाहर आकर वो दीवार से टिक गई। तनु की तेज के पास की नजदीकी उसे सहन नहीं हो रही थी, पर वो उसकी पत्नी है, ये सोचकर वो अपनी सांसें थामने में लग गई। अरुण और दादाजी भी वहां आ गए। डॉक्टर ममता को ऐसे खड़े देखकर अरुण ने कहा, क्या हुआ मैडम, आप अंदर नहीं गई? ममता ने चौंकते हुए कहा, हाँ गई थी, पर वो अंदर। अरुण ने उसकी बात काटकर कहा, वो तनुजा जी हैं, तेज प्रताप जी की पत्नी। इतने दिनों से बहुत परेशान थी। आज जब से तेज जी को देखा है उन्हें अभी सुकून आया है। मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें जगाऊं, पर अब ऑपरेशन जरूरी है, उन्हें जगाना जरूरी है। तभी आती हुई नर्स को उसने रोका और तनु को जगाने को कहा। डॉक्टर ममता भी नर्स के पीछे चली गई। नर्स ने तनु को जगाया। अलसाई सी तनु ने एक नजर तेज की तरफ देखा जो आराम से सोया हुआ था। उसे ऐसे देखकर तनु मुस्कुरा दी, लेकिन जब याद आया वो अभी भी कोमा में है, चिंता की एक लहर उसके चेहरे पर भी आ गई। नर्स ने तनु से कहा, मैडम डॉक्टर साहिबा आई हैं, उन्हें पेशेंट का चेकअप करना है। तनु ने हाँ कहा और एक बार प्यार से तेज के चेहरे पर हाथ फेरा। आंसू उसकी गाल पर ढलक गए थे। वो संभल कर खड़ी हुई। ममता उसे इस हालत में देखकर चौंक गई। उसे देखा सादगी से भरी तनु के चेहरे पर गजब का तेज था। तेज के लिए फिक्र उसकी आंखों में दिख रही थी। समझ आ रहा था उन दोनों का प्यार जिससे दोनों बंधे हुए थे। ममता ने तनु को बैठने का इशारा करते हुए कहा, आपको इस हालत में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएंगे। तनु ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर इनकी परेशानी करने की आदत अभी तक गई नहीं है। देखिए खुद कितने सुकून के साथ सोए हैं, ये जाग क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर ममता तेज की हार्टबीट चेक करते हुए बोली, सुकून तो आज नजर आया है, शायद आप जानती नहीं, पर मैंने देखा है ये कितने बेचैन थे। तनु आश्चर्य से डॉक्टर ममता को देख रही थी। डॉक्टर ममता ने जब ऑपरेशन के लायक सभी कंडीशन को चेक कर लिया तो तेज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने को कहा और खुद भी जाने लगी। तनु ने उसे रोकते हुए कहा, डॉक्टर आप ममता जी हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ही ममता हूँ। तनु ने फिर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, प्लीज मेरे तेज ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मम्मी पापा को खोया है पर इन्हें नहीं, शायद इनके बगैर जी नहीं पाऊंगी। डॉक्टर ममता ने तनु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, अब मुझे जाने दीजिए, ऑपरेशन में देर नहीं करनी है। तनु ने धीरे से हाँ कहा और ममता के पीछे चली गई। तेज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन चालू हो गया था। उसकी हालत और बेचैनी देखकर दादाजी ने तनु को अपने पास बिठाया और प्यार से कहा, ठीक होने दो इसे, छड़ी से मारूंगा, बहुत तंग किया है इसने मेरी तनु को। तनु भी रोते हुए मुस्कुरा दी। फिर दादाजी ने अरुण से तनु के लिए हल्का नाश्ता और जूस लाने को कहा। काठ गोदाम में प्रीति अभी भी थोड़ी देर आराम करके उठी थी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और झांककर रूम के बाहर देखा, पर कोई भी नजर नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और आज जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। विक्रम के साथ रिश्ता निभाना है, ये सोचकर ही उसे घबराहट हो रही थी। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुला। साधना जी मुस्कुराते हुए रूम में अंदर आई। उन्होंने देखा कि प्रीति खड़ी हो गई है। साधना जी उसे ऐसे खड़े देखकर बोली, बैठो तुम,
और हम सब बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। तुम कपड़े बदल लो, सुबह से यही पहनी हो। प्रीति ने अपने कपड़े को देखते हुए कहा, वो मैंने अभी घर से कपड़े मंगवाए नहीं हैं। साधना जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे कपड़े ऊपर विक्रम के रूम में रखे हैं, जाकर बदल लो। और हाँ, कल साड़ी पहननी है कुलदेवी के पूजन में, तो सुबह जल्दी जागना भी है। अब जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ, फिर कुछ खाकर हम सभी को निकलना है। साधना जी जाने लगी तो प्रीति ने हिचकिचाते हुए कहा, जी वो ऊपर कौन सा रूम? साधना जी हंसते हुए अपने सिर पर टपली मारते हुए बोली, मैं भी ना, रुको मैं किसी को भेजती हूँ। उन्होंने आवाज लगाई, चमन चमन। चमन दौड़कर आते हुए बोला, जी मालकिन। साधना जी बोली, चमन जाओ, बहू रानी को विक्रम के रूम में ले जाओ। चमन ने कहा, जी, और फिर प्रीति की तरफ देखकर कहा, आइए बहू जी। प्रीति घबराते हुए उसके पीछे चल पड़ी। विक्रम का रूम सुनकर ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। पुणे में तेज के ऑपरेशन में लगभग 6 घंटे का लंबा समय लग गया था। रात गहरा गई थी। दादाजी, अरुण और तनु अभी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। शिल्पा भी आ चुकी थी और कई बार तनु और दादाजी को घर जाने के लिए बोल चुकी थी, पर तनु और दादाजी तेज के ऑपरेशन के सक्सेस का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन में अभी भी काफी समय है सोचकर दादी, तनु और अरुण को शिल्पा ने जिद करके कैंटीन में खाना खाने भेज दिया। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद ही ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स बंद हो गई। शिल्पा के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी थकी हारी ममता ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। उनके साथ ही डॉक्टर पाटनी और डॉक्टर नवीन भी बात करते हुए बाहर आए।